हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे हैं। ऑपरेशन रीनीट का सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं। नीट 2026 दोबारा होने वाला है, आप जानते हैं, जो 21 जून को होने वाला है, जिसके लिए बहुत कम दिन बचा हुआ है, 1 महीना ही सिर्फ बचा हुआ है। तो इसके लिए हमें बहुत खतरनाक लेवल पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे जो ऑपरेशन रीनीट अपना सीरीज है, उसमें फुल पैकेज आपको मिलने वाला है। चैप्टर वाइज हम लोग फुल पैकेज यहाँ पे पढ़ेंगे, कंप्लीट रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूला यहाँ पे देखने वाले हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको करने वाले हैं। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो खतरनाक लेवल पे हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है बच्चों। तो सेकंड चांस हम दे नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमें बहुत बढ़िया लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पूरा कम फिजिक्स का पूरा कंप्लीट रिवाइज करा दूंगा आपको, पूरा कंप्लीट अच्छे लेवल पे आपको प्रिपरेशन करा दूंगा, जिसमें आपको मोर देन 120 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। चाहे पेपर किसी भी टाइप का हो जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, आपको उतना दम है, आपके पास उतना ताकत है, जिसके लिए आप 120 मार्क्स के ऊपर ला सकते हो। और ये मेरा सीरीज को आप फॉलो कर दीजिए, मेरे को फॉलो कर दीजिए, और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर दीजिए, जिसमें डीपीपी, क्लास नोट्स, अपडेट्स सब कुछ आपको मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमने कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस क्या है, ये दोनों चीज हमें जानना जरूरी होता है। तो कैपेसिटेंस एक्चुअली किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है। और कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक सिस्टम है जिसमें दो कंडक्टर होते हैं और दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। एक में प्लस क्यू चार्ज हो गया तो दूसरे में माइनस क्यू चार्ज होता है। तो ये है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का डिफरेंस। कैपेसिटेंस हो गया कैपेसिटी, और कैपेसिटर हो गया दो कंडक्टर का एक सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। अब यहाँ पे C जो है, C का वैल्यू क्या हो गया? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। जैसे मैंने बोला था, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। सो ये हो गया आपके लिए चार्ज, ये हो गया आपके लिए पोटेंशियल। अब बात होता है, हमारे पास अगर कोई कंडक्टर होता है जो आइसोलेटेड स्फेयर हो गया, तो आइसोलेटेड स्फेयर जो है, इसमें मान लेते हैं कोई चार्ज Q है। सो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q है, इसका रेडियस जो है वो R हो गया है। अब यहाँ पे टोटल चार्ज अगर Q है, तो इसमें कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई? इसका जो कैपेसिटर है, अगर इसके सराउंडिंग में एयर होगा, तो उस कंडीशन पे हम लिख सकते हैं ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सर ये आया कहां से? इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो हम बहुत बढ़िया तरीके से इसको देख सकते हैं। तो क्या हो जाता है, Q डिवाइडेड बाई C जो है वो होता है Q डिवाइडेड बाई V। और V किसी भी अगर स्फेयर का होता है तो हम जानते हैं कि Q डिवाइडेड बाई R होता है। बिल्कुल सही बात है। सो R ऊपर चला जाएगा, Q Q कैंसिल हो जाएगा, और हम जानते हैं 1 बाई K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये मीडियम में हो जाए, इसके सराउंडिंग में मीडियम है, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये हो जाता है आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। और एप्सिलॉन जो है वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर जो है वो हो जाता है आपको रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो यहां पे शुरू करें। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अलग टाइप का कैपेसिटर है, जिसमें हम लोग सिस्टम जानते हैं, दो कंडक्टर होना चाहिए। एक में हो गया आपके लिए स्फेरिकल कंडक्टर, ये अंदर वाले में जो चार्ज होगा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इसमें माइनस क्यू चार्ज। आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो है वो अपने अर्थिंग कनेक्ट कर लिया है। तो अर्थिंग कनेक्ट कर लेंगे तो बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं होता है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारे के सारे इनसाइड होगा। यहाँ पे एक कन्फाइंड रीजन में होता है, इस कन्फाइंड रीजन को ही हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटर क्या है वो तो आप जानते हैं, इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये आपके पास एक स्फीयर हो गया, बाहर में भी एक आउटर स्फीयर हो गया। इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है वो वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। सो R2 जो है वो आउटर रेडियस हो गया, और R1 जो है वो इनर रेडियस हो जाता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, आउटर में ऐसे होगा तो ये कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में भी वैसा ही है कि इनर जो सरफेस होगा, उस इनर सरफेस में आप बोल सकते हैं प्लस क्यू चार्ज, और आउटर सरफेस में जो है वो आप बोल सकते हैं माइनस क्यू चार्ज। बेटा यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर पे ही होगा, इस वाले कन्फाइंड रीजन में होने वाला है। तो इसको अगर हम देखें तो उस कंडीशन पे अगर आप सिलिंड्रिकल कंडक्टर का देखते हैं या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का देखते हैं, सॉरी, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L, L मींस इसका लेंथ, और ln ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1। R2 इज आउटर रेडियस और R1 इज इनर रेडियस। ठीक है जी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला, इनका फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी कभी फॉर्मूला मैचिंग में भी आ सकता है, या डायरेक्टली सवाल आपको पूछ सकता है।
ये जो पार्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें क्या होगा, जो कैपेसिटर होता है इसमें जो कंडक्टर्स है वो पैरेलल प्लेट्स होते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, कैपेसिटर्स का जो नाम होगा वो कंडक्टिंग प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहां पे इसको स्फेरिकल कंडक्टर क्यों कहा गया, बिकॉज यहाँ पे स्फेयर होते हैं। इसको सिलिंड्रिकल क्यों कहा गया, बिकॉज इसमें सिलेंडर होते हैं। ये पैरेलल प्लेट्स क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट हो गया, ऊपर में एक प्लेट हो गया, नीचे एक प्लेट हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ पे डी लिख रहे होते हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या प्लेट्स का जो एरिया होगा उसको हम लोग ए बोलते हैं। इसके अंदर में जो कन्फाइंड रीजन है उस रीजन में जो सी होगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। बात आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ होता है या फिर मीडियम आपने डाल दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन आर हो जाता है, मान लीजिए इसके अंदर भी एप्सिलॉन आर हो जाता है, तो उस कंडीशन पे आप सारे के सारे एप्सिलॉन नॉट के साथ ये एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको मिल जाएगा बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आया, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों आपको पढ़ना है, फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है, कभी कभार आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है और पूछता भी है। ठीक है जी, अब ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसको मीडियम में, जैसे अभी अभी मैंने बताया, तो मीडियम में रखेंगे तो क्या चेंज होगा उसमें देखेंगे। सपोज इनिशियल कंडीशन पे इसमें एयर था, एयर कैपेसिटर था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस इस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें होगा। अब हुआ क्या है, यहां पे अगर हमने मीडियम डाल दिया, इसके अंदर मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया मान लो, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो इसमें आपने देखा होगा इसका जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको के या फिर एप्सिलॉन आर से डिफाइन किया जाता है। इसमें समझ में आएगा कि मीडियम के लिए क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसी को हम लोग एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई सी होता है, दैट मीन्स यहाँ पे के मल्टीप्लाइड बाई सी। तो जब आपने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या के अंदर या इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा देते हैं, तो उस कंडीशन पे कैपेसिटेंस जो होगा वो आपका इंक्रीज हो जाता है। दिमाग में चीज को रखना है। ठीक है जी। एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डायमेंशन क्या है, इसका जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, इसका जो आप बोल सकते हैं इसका एरिया जो है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज आपके दिमाग में रखना है, जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है किस किस चीज पे डिपेंड करता है। इवन तो कंडक्टर का भी ये चीज समझ सकते हैं, बट कंडक्टर में क्या हो जाए, मीडियम एंड डायमेंशन साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले इसमें पढ़ाई किया, जहां पे आपको यहाँ पे आया था जो स्फेयर, आइसोलेटेड स्फेयर होगा, तो इस आइसोलेटेड स्फेयर में यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो रहा है, सो ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और ये इसका साइज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। ठीक है जी, आगे समझ में आना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास दो प्लेट्स होते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ऑब्वियस बात है, दोनों के बीच में क्या होना है, अट्रैक्टिव फोर्स होने वाला है। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अगर आप इसके अंदर पे क्या रख दिए, ऐसे स्प्रिंग रख दी, इसको अपन स्प्रिंग बोल रहे होते हैं, ऐसे स्प्रिंग रख दिए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में ऐसे है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ऐसा मान सकते हैं, यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड है और यहाँ पे आपने स्प्रिंग रख दिए, दोनों सेम बात होता है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, ये दोनों के बीच में जो चार्ज आएगा वो चार्ज के वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स ये इसको ऐसे चिपक जाएगा, जिसके वजह से इसमें इलोंगेशन आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, इसमें इलोंगेशन आ जाएगा। अब ये इलोंगेशन आ जाएगा तो ये फोर्स जो है वो एक्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स के बराबर हो जाएगा बेटा। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या देख सकते हैं, सो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, मीन्स किसी भी एक प्लेट का यहाँ पे आप फोर्स ले लीजिए, किसी भी प्लेट में फोर्स लग रहा होगा, कितना, इसके लिए उस पे क्या फोर्स लग रहा है, इसके लिए इस पे फोर्स क्या लग रहा है, वो आप देख सकते हैं इसमें क्यू लगा के। सो अब देखो यहाँ पे जो हमने बात किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो एप्सिलॉन सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है इन दोनों का। बट अगर x और इसको मैं y ले लूं, तो किसी भी एक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो q डिवाइडेड बाई a होता है मल्टीप्लाइड बाई 2
एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ अगर Q मल्टीप्लाई कर देंगे देन विल गेट फोर्स। तो ये हो जाता है फोर्स, किसके वजह से, इस प्लेट्स के बीच में, इन बिटवीन द प्लेट्स फोर्स हो गया ये। अब अगर मैं हुक्स लॉ लगा दूं, हुक्स लॉ के हिसाब से मैं बोल सकता हूं kx इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू। तो यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग पूछा जा सकता है, या इलोंगेशन आपको दे दिया तो उस कंडीशन पे Q का वैल्यू पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, ये आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का चीजें है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे आप ये एनटीए प्रो बोल सकते हैं, ये एनटीए यहाँ पे फोकस कर सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा ये प्रो हैक्स है। ठीक है जी भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इस पैरेलल प्लेट्स के अंदर, अगर मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, उसमें अगर मैं डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देता हूं तो उस कंडीशन पे क्या होगा? ऑब्वियस बात है, पोलराइजेशन होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? पोलराइजेशन होने वाला है। तो इस पोलराइजेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट हो गया, इसका चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज हो गया माइनस क्यू, और इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। आपने क्या कर दिया? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। सो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और अगर डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेस नहीं करा तो उस कंडीशन पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग ई नॉट बोल लेते हैं, दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते ही इसका जो भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे, मींस ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रिक जो भी है नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। इन चार्जेस को बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या हो जाएंगे बेटा? इंड्यूस्ड चार्ज। सो ये हो गया आपके लिए इंड्यूस्ड चार्जेस। अब ये इंड्यूस्ड चार्ज भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगा जो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। सो इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे था जिसको हम लोग ई नॉट बोल रहे थे। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस दिस इंड्यूस यू विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड। तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये k का जो वैल्यू है उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग अगर बात करें कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई मीडियम होता है तो इस मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, और वो कितना टाइम्स चेंज हो जाता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r टाइम्स, इतना चेंज हो जाता है। एंड दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। हमने ये चीज पहले भी देखे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक होगा, ऑब्वियस बात है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होने वाला है। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1 होता है और मेटल के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, अगर मेटल वोटल इसके अंदर डाल दिया जाए तो के का वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट आपको प्लेस करना पड़ेगा बेटा। एक सवाल भी है इसके ऊपर, मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे निकालना है, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे देखो, ये वाला जो पार्ट है वो अंदर चला जाएगा, ये वाला पार्ट जो है उस तरफ, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो इंड्यूस्ड इसको लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई नॉट डिवाइडेड बाई के ऑब्वियसली आने वाला है। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब बात होता है ये तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पूछा तो आपने ये निकाला हुआ है, लेकिन अगर आपको पूछता है बाउंड चार्जेस का वैल्यू क्या है, बाउंड चार्ज जो इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू जो है वो क्या है, या फिर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बता दूं, इस स्लाइड में जो भी चीज है वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं यहाँ पे इस चीज को आपको दिमाग में रखना ही है। ये एनटीए पे फॉलो कर सकता है, इसमें फोकस कर सकता है बच्चा, दिमाग में रखिएगा। और इस बार जो पेपर आने वाला है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सो सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो बाउंड चार्ज क्या होगा? इसमें जो भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाला, ऑब्वियस बात है यहाँ पे प्लेट्स होते, एक ही प्लेट होगा, ये भी दूसरा प्लेट है, दोनों का नेट आने वाला है, तो यहाँ पे सिग्मा आई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिग्मा आई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक्सटर्नल जो होगा इसके जगह पे हमने सिग्मा नॉट, मैं लिख दूं सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी तो आपको पता चल गया। सो यहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट जाएगा तो उस कंडीशन पे आपको ये वाला मिलेगा, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे दूसरा अगर बाउंड चार्ज बोला जाए तो चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट
चार्ज। सो ये जो स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से आपको इसमें समझना पड़ेगा। इसमें डाइलेक्ट्रिक का कहानी क्या है और पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आता है, इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट सवाल है, असर्शन रीजनिंग सवाल है, मैचिंग प्रॉब्लम, ये सारे चीजें पूछ सकते हैं। इवन तो न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर पूछा जा सकता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो सकता है, बाउंड चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या हो सकता है, और फिर बाउंड चार्ज का वैल्यू क्या हो सकता है। बच्चों दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है नीचे कमेंट जरूर कीजिए सर मजा आ रहा है बोल के। और फर्स्ट लेक्चर जो बहुत लोगों ने देखा, बहुत बढ़िया इन लोग मेरे को कमेंट किए हुए हैं, इन लोग बढ़िया लग रहा है कि सर फुल पैकेज हमको मिल रहा है, तो आप भी देखिए, है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, इन डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग अगर कैपेसिटर प्लेट के अंदर प्लेस करते हैं तो क्या चेंजेस आता है। यहाँ पे दो कहानी होता है। अगर आप प्लेट्स के पूरा का पूरा फिल्ड कर रहे हैं, पूरा जो गैप होगा पूरा फिल करते हैं तो उस कंडीशन पे एक होगा। अगर इसको पार्शियली फिल करते हैं तो उस कंडीशन पे एक होगा। और अगर आप पूरा फिल करते हैं लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो क्या कंडीशन होगा। तो ये सारे चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स, तो इस कंडीशन पे आप बोल सकते हैं ये हमारे लिए प्लेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे प्लेट्स आएगा, ये हो गया प्लेट्स, ये हो गया आपके लिए कंडक्टर्स हो रहा है, यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट्स हो गया, और यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करा। तो यहाँ पे जो थिकनेस होगा, मीन्स यहाँ पे उसका जो थिकनेस है उस डाइलेक्ट्रिक का, एरिया तो भाई जितना प्लेट का होगा उतना होने वाला है यहाँ पे, है ना। और ये थिकनेस जो है वो टी है। तो इस कंडीशन पे एक गैप आपको मिल रहा है, ये गैप जो है वो गैप आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। सो ये गैप आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ गैप आ रहा है। सो ये गैप का वैल्यू जो है वो हमें चाहिए होता। तो इस गैप में आप बोल सकते हैं यहाँ पे एयर कैपेसिटर है, और यहाँ पे जो है वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो कैपेसिटर आ रहा है वो। तो इसको नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ये दोनों, एक एयर कैपेसिटर हो गया, दूसरा डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर हो गया, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए और दोनों आपको यहाँ पे बोल सकते हैं ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, और फिर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो हमें हमारे आंसर आता है वो क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस दिस वन। ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं टी इंटू वन माइनस वन बाई के, ये ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक की वजह से आ रहा है, वो इफेक्टिव लेंथ हो रहा है यहाँ पे। इसका डाइलेक्ट्रिक लेंथ जो है यहाँ पे आपने देखा है, उस डाइलेक्ट्रिक का इफेक्टिव लेंथ आप बोल सकते हैं ये वाला, जैसे आपने बाउंड चार्ज में देखे हैं, उस बाउंड चार्ज में भी ऐसे ही सिचुएशन आपके सामने दिख रहा था, वन माइनस वन डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो भी कम यहाँ पे कर सकते हैं। सो हमने कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो आपने याद करना था इतना। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट आपको माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक पार्ट को आप माइनस कर दीजिए। मीन्स मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि माइनस कर देना है, सो आपको याद रखने के लिए राइट नाउ। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही है, इसको पूरा वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको दिमाग में रखना है। दैट इज वे मैं बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट आप यहाँ पे डी से माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये दिमाग में आ गया? हाँ जी सर। अब यहाँ पे अगर कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक्स का बात करें तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे थिकनेस 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 T1, यहाँ पे हो गया T2, यहाँ पे हो गया T3। सो इन सब में एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई T1 डिवाइडेड बाई K1, T2 डिवाइडेड बाई K2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई K3। यहाँ पे डी का जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, सारे के सारे चीज यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है, ये हमने लगा हुआ है। बढ़िया लगा सर, आपको मजा आया? तो ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक्स होंगे तो ये होगा, मीन्स ये कंपोजिट अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स से पूरा इसको फिल कर दिया गया। इसमें क्या था, पूरा फिल नहीं किया गया था। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैं बोलूं कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट है, इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन ई नॉट होगा, और उसका वैल्यू जो है ई नॉट डिवाइडेड बाई के। अगेन यहाँ पे एयर कैपेसिटर आ रहा है तो इसका वैल्यू भी ई नॉट आ रहा है। अगर ग्राफ पूछा जाए तो अब ये ग्राफ बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ निकालू तो इनिशियल कंडीशन पे आप बोल सकते हैं ग्राफ ऐसे बनेगा, जब ये डाइलेक्ट्रिक आएगा तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड देन अगेन ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसका जो डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया हुआ है डी का। तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक जहां पे होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसके ऊपर सवाल आ चुका है, जेई में भी आता है, नीट में भी आपको आने वाला सवाल है, और ये आया भी है। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ आपके दिमाग में रखना ही रखना है बच्चों। तो यहाँ पे जो कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, या फिर आपने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर पार्शियली फिल कर देते हो तो क्या होता है, अगर हम पूरा फिल कर देते हैं सेम अगर डाइलेक्ट्रिक्स होता है तो यहाँ पे के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन पे ऐसा होता है। इस दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दिमाग में बढ़िया तरीके से इसको रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है, अगर इक्विवेलेंट सर्किट में देखूं फॉर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स, मींस डाइलेक्ट्रिक्स में यहाँ पे रखा अलग अलग सिचुएशन पे, तो इक्विवेलेंट क्या होगा। मेरे पास यहाँ पे एक
कैपेसिटर है जिसमें यहाँ पे डिस्टेंस आपको डी दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस का वैल्यू जो है डी है, इसका एरिया जो है वो ए आपको गिवन है। तो इस कंडीशन पे देखिए यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक्स हो रहा है, ये एक डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक्स हो रहा है बेटा। तो इस कंडीशन पे ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, दोनों कैपेसिटर इक्विवेलेंट देखा जाए तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। C1 का वैल्यू आप लिख सकते हैं, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, K1 एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D1 आ जाएगा। यहाँ पे कभी कभी क्या हो सकता है, D का वैल्यू सेम हो सकता है, D1 एंड D2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे D डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे C2 का वैल्यू जो है वो K2 एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D2 लिख सकते हैं। तो कभी कभार इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है कि K इक्विवेलेंट का वैल्यू आप निकालिए, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसको 1/c1 प्लस c2 यहाँ पे देखेंगे तो ये k का वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट k है, यहाँ पे पूरा k हो जाएगा, इसका थिकनेस अपने d लिखा हुआ है, a तो वही सेम हो रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स आपको आएगा तो k आएगा, तो दिस इज द कैपेसिटेंस, तो उल्टा कर दीजिए इसको, तो इस हिसाब से आपका k का वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। सो इक्विवेलेंट k आपके निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे अगर सवाल आ जाए तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया करना कैसे है। इसमें c का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट k a डिवाइडेड बाई d हो जाएगा, C1 का जो वैल्यू है आपने यहाँ पे देखा d डिवाइडेड बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसमें k का वैल्यू आपने बढ़िया तरीके से देख लेंगे, 1/k इक्वल टू 2 इंटू k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। तो इस कंडीशन पे आपके पास एक और कैपेसिटर आया जिसमें ऊपर में आपने देखा ये कैपेसिटर है डाइलेक्ट्रिक से, नीचे आपने डाइलेक्ट्रिक, ऐसा होगा तो ये सीरीज में लिखा हुआ है, देखिए वर्टिकल सीरीज सेटअप। अगर हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो ये एक कैपेसिटर हो जाता है, नीचे वाला एक कैपेसिटर है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन सारे कहानी वही है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं मिक्स्ड है तो ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर बन जाएगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया, और ये वाला जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, फिर दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज होता है बेटा, तो यहाँ पे बच्चा बोलता है कि सर हम ये दोनों को पैरेलल, ये दोनों को पैरेलल देन सीरीज भी तो लगा सकते थे। इस बच्चे का कहने का मतलब ये होता है कि अगर सर हमने ये C1 और नीचे हमने C ऐसे लगा देते हैं, C1 हो गया, यहाँ पे C3 हो गया, ऊपर में आपने C2 लगाया और यहाँ पे आपने C4 लगाया, सो यहाँ पे C, यहाँ पे C4, और ये हो गया आपके लिए इक्विवेलेंट। सर इज इट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, इससे बहुत लोग यहाँ पे मिसकंसेप्शन पे जीते हैं। इस वाले पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। सो आपको ये कहने का मतलब हो गया यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल दोनों में सेम होगा, बट यहाँ पे प्लेट्स नहीं है, कंडक्टिंग प्लेट नहीं है, कंडक्टर होगा तभी तो पोटेंशियल सेम होगा बेटा, यहाँ पे कंडक्टर है ही नहीं तो पोटेंशियल सेम कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो इसीलिए ऐसा सिचुएशन में हम इन दोनों को सीरीज में रखेंगे, इन दोनों को सीरीज में रखेंगे। इनमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा आपको नहीं पता, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा आपको नहीं पता है, सो हमको ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रख के इसको करना है। तो ये अगर आपने कहीं पे पढ़ा है या आपने इसके दिमाग में चल रहा है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, इसको आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, बहुत लोग इसमें गलत गड़बड़ करते हैं, बहुत लोग गड़बड़ पढ़ा देते हैं कभी कभार, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस मतलब गलत हो जाता है कभी कभार, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है, बाय मिस्टेक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं इनको हमने कंबाइन करना होता है। क्या करना होता है? कंबाइन करना होता है। तो कॉम्बिनेशन में दो सिचुएशन हमारे पास आता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो ये उसमें कहानी क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या कहानी होगा, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा हुआ है, समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज दिमाग में रखना, यहाँ पे चार्ज फ्लो जो है वो सेम रहने वाला है बेटा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल दोनों में तीनों में अलग अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल से नहीं है, चार्ज सेम होगा। तो आप बोल सकते हैं कि चार्ज यहाँ पे की जो आपको देखना होता है, चार्ज जो है वो सेम होता है, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। अगर पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा तो पोटेंशियल का वैल्यू कैसे चेंज होता है, क्यू का वैल्यू सेम है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे C1 इज इक्वल टू Q इंटू V1, दैट मीन C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। तो यहाँ पे जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, ओ सॉरी इसमें तो उल्टा ही लिख दिया, Q जो आता है वो आता है C1 इंटू V1, दैट मीन आप यहाँ पे लिख सकते हैं V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C1।
तो इस कंडीशन पे आपने ये जो कंडीशन आपने देखा हुआ यहाँ पे रेसिप्रोकल होने वाला होता है, सो डिपेंड करेगा यहाँ पे, चार्ज का वैल्यू सेम है। तो इसमें टोटल V का वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे प्लेस करके हमने देखा है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दो यहाँ पे कैपेसिटर होता है तो उसको लिखने की जरूरत है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। रफ्तार में आपको करना है बेटा, किसमें करना है आपको, रफ्तार में करना है, स्पीड में चलना है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा। यहाँ पे इसमें हमने देखा हुआ है अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होंगे तो n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होगा तो उस कंडीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे बदल सकता है, इस चीज को आपको देखना है। तो हमने देखा ये वाला जो वैल्यू है वो बदलने वाला है, सो बदल गया है, क्या हो गया, ये बदल गया है। तो C का वैल्यू जो है वो ऐसे डिवाइड होता है, ये अपन देखना आइडेंटिकल होगा तो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे C1 एंड C2 लिए हुए, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज का जो वैल्यू है वो अलग अलग होगा, यहाँ पे Q1 चार्ज होगा, यहाँ पे Q2 चार्ज होगा, चार्ज टोटल चार्ज दोनों बराबर मतलब इक्वल कर देंगे, सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होने वाला है। सो Q का जो वैल्यू होगा वो C इंटू V, मतलब C इंटू V हो गया, यहाँ पे C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2, दैट मीन्स ये V सेम होगा, तो अब लिख सकते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है, अगर n आइडेंटिकल होगा तो C प्लस C प्लस C प्लस C मतलब NC होने वाला है बेटा। अब इस कंडीशन पे आपको देखना है कि यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाता है, ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है जी भाई, यहाँ पे समझ में आना है, ये आपको दिक्कत नहीं करने वाला है। बढ़िया तरीके से इतना समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। नीचे कमेंट कर दीजिए आ रहा है सर, आ रहा है। आपका जो कमेंट देंगे तो हमें मजा आएगा, हमें लगेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, इंटरेक्शन अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन पे मजा भी बिल्कुल नहीं आता है, ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है किसी भी हालत में। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हमें देखना है, उसको यू से डिफाइन किया जाता है, और यू का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। कैसे आ रहा है ये आप जानते हो, यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं इसको। इस CV को हम लोग C इंटू V को क्यू लिख सकते हैं, ऑब्वियस बात है, तो हाफ इंटू C CV को हम लोग क्यू लिख सकते हैं इंटू V, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। या फिर आप इसको क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई C लिख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे C डिवाइड कर दो तो क्यू स्क्वायर ऊपर में क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई C। तो ये किसी भी हालत में आपको दिमाग में रखना है। एक चीज दिमाग में रखिएगा, अगर हम लोग पैरेलल प्लेट्स देखेंगे, पैरेलल प्लेट्स वाला सिचुएशन आएगा तो उस कंडीशन पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो उस कंडीशन पे ये यूज करेंगे। अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है तो उस कंडीशन पे कैपेस जो चार्ज है वो सेम होता है, इसीलिए हम इस कंडीशन पे ये वाला लेंगे अगर हमें नेट इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस क्या होता है, सबसे पहले बैटरी कितना काम कर रहा है वो हमें चाहिए। बैटरी यहाँ पे मान लेते हैं, इसको स्विच को क्लोज करेंगे और यहाँ पे चार्ज का वैल्यू जो है वो फ्लो करेगा, C इंटू V, ऑब्वियस बात है। तो ये चार्ज फ्लो करेगा तो ये बैटरी कर रहा होता है, सो वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं, वर्क डन बाई बैटरी जो है वो हो जाएगा आपको C इंटू V का स्क्वायर, मीन्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाई V, ये होता है वर्क डन बाई बैटरी, तो ये CV हो गया। बट एनर्जी जो है वो स्टोर हो रहा है हाफ CV स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा वर्क डन बाई बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, तो इसके हिसाब से वर्क डन बाई बैटरी आपने देखा ये हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हाफ पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो आप ऐसा बोल सकते हैं डेसिपेट हो जाता है बच्चों, ठीक है जी, जिसके वजह से हमें ये दिखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलो नेक्स्ट। बेटा अभी हम लोग क्या बात कर रहे वाले हैं, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज कैपेसिटर है या फिर एक चार्ज से दूसरा अनचार्ज है, इन दोनों को हम अगर कनेक्ट कर दे, पहले चार्ज करते हैं और फिर दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन पे चार्ज कैसे शेयर होगा उसके बारे में हम बात करें। ये चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हुए, वैसा ही सेम चीजें हैं, दोनों से चार्ज, कैपेसिटर ऑब्वियसली कंडक्टर ही होते हैं, तो उसमें चार्ज फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों में पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे राइज होता है, मींस दोनों पोटेंशियल कैपेसिटर जो है आपने चार्ज कर लिया अलग अलग पोटेंशियल से, और इनका चार्ज शेयर होगा और उसके बाद इन पे पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले। सपोज आपके पास एक कैपेसिटर है C1 जिसको हमने क्या कर दिया, V1 से इसको चार्ज कर लिया, सो यहाँ पे V, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। दूसरा हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये C2 है, तो ये C2 है, यहाँ पे भी हमने V2 से इसको चार्ज किए हुए, तो यहाँ पे आपका प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया, बात समझ में आ रहा है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया, तो इसमें चार्ज शेयरिंग कितना होने वाला है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे जो चार्ज शेयर, यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा उसको निकालने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हमने कॉमन पोटेंशियल निकालना होता है। दैट कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी एक साइड में टोटल चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव टर्मिनल सेम पोलैरिटी का कनेक्ट करे या फिर डिफरेंट पोलैरिटी का कनेक्ट करे, तो एक साइड का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई C1 प्लस
पास C2 हम करेंगे। तो यही चीज आप यहाँ पे देखिए, कॉमन पोटेंशियल आपने देखा हुआ है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटेंस। इसमें टोटल चार्ज का वैल्यू ये Q1 प्लस Q2, ये फाइनल या फिर इनिशियल जो भी चार्ज होगा वो दोनों में इस पार्ट का सेम होने वाला है। इनिशियली क्या हुआ है, C1V1 प्लस C2V2। अगर यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी होता तो C1V1 माइनस C2V2 होने वाला बच्चों, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, करेक्ट? समझ में आ गया, मजा आ गया? हाँ जी सर। तो यहाँ पे हमने देखा दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, ये दोनों में सेम होगा। बट अगर ऑपोजिट नेचर का होगा तो इनमें से V1 या V2 को आप नेगेटिव में डाल दो। तो यहाँ पे देखिए, इफ ऑपोजिट पोलैरिटी आर कनेक्टेड देन रिप्लेस V1 और V2 विथ नेगेटिव साइन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे चीजें मैंने यहाँ पे लेक्चर्स में बताया हुआ है, डिटेल लेक्चर है बेटा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। मैंने हम डिराइव नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन डिटेल में सारे चीजें कवर किया जा रहा है। इसमें आपको नीट 2026 में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया हुआ है, क्लास नोट्स में जो क्लास में पढ़ाता हूँ वैसा ही है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ रीनीट के लिए पूरा फुल पैकेज है बच्चों, यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी नीचे कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, चले आगे बढ़ते हैं। फाइनल चार्ज, यहाँ पे जो फाइनल चार्ज होगा ऑब्वियस बात है, C1 में जो चार्ज होगा फाइनल चार्ज दैट इज Q प्राइम, यहाँ पे लिखा हुआ है Q प्राइम। सो C1 मल्टीप्लाइड बाय V पोटेंशियल जो है कॉमन वाला, यहाँ पे Q2 जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं C2 इंटू V कॉमन। सो यहाँ पे आप चीजों को अलग से देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया। लेकिन अगर आपको हीट लॉस के बारे में बात किया जाए, हीट लॉस क्या होगा, इसमें जो वैल्यू आता है, इसमें फॉर्मूला जो बनेगा हाफ इंटू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। आपको कभी कभार क्या पूछता है कि चार्ज फ्लो कितना होगा, उसके बारे में भी पूछ लेता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो आप ये दिमाग में रखिए, C1 C2 इंटू C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। अगर सेम पोलैरिटी का होगा, मान लीजिए C1 से V1 के C2 के तरफ आ रहा है तो यहाँ पे V1 प्लस V2 होगा। अगर C2 से V2 के तरफ जा रहा होता है तो उस कंडीशन पे V2 माइनस V1 हो जाएगा। बेटा ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये प्रो हैक्स है बेटा, ये प्रो हैक्स है, मैं इसको बता रहा हूं आपको, ये पूरा का पूरा हैक्स है, बात आप इसको समझना पड़ेगा। नहीं तो बच्चा क्या करता है, पहले ये फाइनल चार्ज लिखता है, इनिशियल चार्ज से उसको माइनस करता है। लेकिन मैं एक फॉर्मूले में झटके में आपको बता रहा हूं, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। भाई साहब समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आ गया सर। लेकिन अगर ऑपोजिट पोलैरिटी होगा तो यहाँ पे V को रिप्लेस कर दीजिए नेगेटिव के साथ, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसके ऊपर भी सवाल मैंने लिया हुआ बेटा, देख लेना। तो यहाँ पे आपको हीट पता चल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल प्लेट्स होते हैं, मतलब इसको एक्चुअली इफिशिएंट बनाने के लिए या थोड़ा सा इकोनॉमी पे देखने के लिए बहुत सारे प्लेट्स हमारे साथ होते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 होते हैं, जितना नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं उतना -1 कैपेसिटर आप बना सकते हो, उतना प्लेट से। बात समझ में आ रहा है? ऐसे नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, ऐसे प्लेट, ये 3 पैरेलल प्लेट्स, कितना आपने लगाया हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपने यहाँ पे प्लेट यूज किया। लेकिन मैं अगर बोलूं कि एक साथ हम इसमें 3 कैपेसिटर 4 प्लेट से मैं बना सकता हूं, बात समझ में आ रहा है? वही अरेंजमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इसमें जनरली 4 प्लेट्स का आता है, कभी कभी 5 आएगा, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। हमारे पास ऐसे प्लेट्स होते हैं, ऐसे प्लेट्स हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लेट, 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 4 5 जितना भी होगा, 4 कैपेसिटर होगा तो 5 प्लेट लेना है, 4 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर्स होगा तो 3 4 प्लेट लेना है। तो ऐसे सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर लूँ और इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर लूँ, यही अरेंजमेंट आपको यहाँ पे बताया गया है। तो मैं जस्ट आपको इसको समझा रहा हूँ। ये जो इक्विवेलेंट निकालना होता है तो उस कंडीशन पे आप कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे बेटा, देखिए यहां पे जो भी V आपने लिया हुआ है, यहाँ पे आपने 0 लिया हुआ है, ठीक है जी। इसका पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि आपने एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, इसको वायर से कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं। सो इसका V होगा तो इसका भी V होगा, इसका 0 होगा तो इसका 0 होगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 ही पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे A पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ पे B पॉइंट लिया हुआ है। इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है तो ये मैंने लिखा हुआ है इधर कैपेसिटर। इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है, इसमें दोनों में कैपेसिटर लगाया हुआ है। इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है, इन दोनों में भी कैपेसिटर लगाया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बढ़िया समझ में आना चाहिए। ये जो कैपेसिटर्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इनको मैंने ऐसे देखा, ये सारे के सारे पैरेलल हो जाते हैं, तो इक्विवेलेंट का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो एक का निकाल लीजिए, C तो इक्वल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर प्लेट्स का एरिया देखा जाए या फिर उसका थिकनेस देखा जाए, वो सब के सब क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। डिफरेंट भी हो सकता है, अगर डिफरेंट हो जाए तो आप उस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। C का जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D लगा दीजिए। अगर D डिफरेंट है, इसका स्पेस डिफरेंट है, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं, बट ऐसे ही होने वाला है, उतना डिफिकल्ट आपको नहीं पूछेगा। सवाल वैसे मैंने लिया हुआ है, इसके ऊपर 2 सवाल लिया हुआ है, हाँ 2 सवाल लिया हुआ है, तो अब इसको मैं समझा दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मेरे साथ जुड़े रहने का, एंड तक इस वीडियो को देखने का, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। चलो अगला, नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दूं पैरेलल प्लेट्स के अंदर,
तो उस कंडीशन पे क्या क्या चेंजेस आ सकता है। बट मैं जब इंसर्ट कर रहा हूं तो उस कंडीशन पे दो कहानी मेरे पास होता है, एक होता है बैटरी को रिमेन्स कनेक्टेड और दूसरा होता है बैटरी को रिमूव कर दिया जाए। सो अगर मैं बात करूं, एक एक करके बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बैटरी को कनेक्ट कर रख रहा हूं। बैटरी को अगर कनेक्टेड रखूंगा तो पोटेंशियल जो होगा, वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट रहना पड़ेगा। मींस ऐसे बैटरी कनेक्टेड है और इसमें मैंने इंसर्ट करा दिया इसको, तो उस कंडीशन पे क्या क्या सीन बनता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइड में ना मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे दो कंडीशन पे, एक बैटरी को कांस्टेंट बैटरी को कनेक्टेड रखे, दूसरा रिमूव करके, तो दोनों में सवाल पूछा जाता है बच्चों। ये दिमाग में रखना, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? रीनीट देने वाले हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए। पेपर कैसे आ रहा है देख रहे हो, समझ रहे हो? तो पोटेंशियल यहाँ पे या वोल्टेज जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहां पे जब डाइलेक्ट्रिक्स इस कैपेसिटर के अंदर प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा, कैटाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं बात करूं चार्ज का जो वैल्यू है, तो चार्ज भाई साहब ऐसे भी चार्ज तो होता है C इंटू वी, बिल्कुल सही बात है। सो क्यू प्राइम का जो वैल्यू होगा C प्राइम इंटू वी, दैट मीन्स यहाँ पे K इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई वी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए K टाइम C इंक्रीज हो जाएगा, CV को K बोल रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज होया हुआ है, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो रहा होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन दोनों कैपेसिटर के प्लेट में बैटरी कांस्टेंट होगा, सो V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें समझ में आ रहा है। सो D तो भाई साहब सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक चीज और बात है, सो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा बेटा, जब भी आप यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल सेम रखे हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हाफ CV स्क्वायर रखिए। तो ये V तो कांस्टेंट है, तो C का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे देख लीजिए। कहानी समझ में? हाँ जी सर। बैटरी रिमूव कर देंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, बैटरी जब रिमूव कर देते हैं उसमें चार्ज का वैल्यू बेटा कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? चार्ज कांस्टेंट रहता है, ये चीज आपके दिमाग में रखना है। तो चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो, टाइम्स इंक्रीज होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, इंक्रीज होना ही होना है। अब बात होता है सर पोटेंशियल। सो अपन क्या जानते हैं, चार्ज का वैल्यू C इंटू वी होता है, सो Q इक्वल टू C इंटू वी। सो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C। तो C अगर बढ़ जाएगा V घट जाएगा, तो यहाँ पे K इंटू सी हो जाता है, यहाँ पे V प्राइम हो जाएगा। तो बात देख लीजिए, यहाँ पे V का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, यहाँ पे लिख दो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। अगर C K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो V K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने देखा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये भी डिक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज होगा। अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी का बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इसमें देखिए Q का वैल्यू सेम होता है, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C रख दीजिए। ये कांस्टेंट है कि ये जो है C जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज होगी। ये दोनों चीज आपके दिमाग में, बैटरी रिमूव एंड बैटरी कनेक्टेड, दोनों में डाइलेक्ट्रिक फील्ड को, डाइलेक्ट्रिक्स को अगर इंसर्ट कर देंगे तो क्या सीन बनेगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है बेटा, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। कोई दिक्कत होता है कमेंट करके नीचे पूछ लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए कि इसका नोट्स पूरा मिल जाएगा, और भी व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़े बेटा, चले। सो नेक्स्ट हमारे पास आरसी सर्किट होता है। सो आरसी सर्किट जो होगा उसमें क्या होता है, आरसी सर्किट एक्चुअली जो कैपेसिटर है उसको फाइनली स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंचने से पहले जो हमने क्या करना है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम इस सर्किट में डालते हैं। तो यहाँ पे जब स्विच को क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन पे इनिशियल स्टेट में यहाँ पे जो आर होता है उसमें करंट फ्लो करना चालू कर देता है। इनिशियल स्टेट में ये जो सी है वो एक्चुअली एट इक्वल टू 0 सी का वैल्यू जो है वहां पे प्लेन वायर जैसा काम करता है। आप बोल सकते हैं ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। क्या करता है ये? शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है बेटा। अगर हम स्लोली स्लोली इसको इंक्रीज कराते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आई का वैल्यू घट जाएगा, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू इंक्रीज होता है। लेकिन समय के साथ इनफाइनाइट टाइम पे आप अगर देखा जाए, मीन इनफाइनाइट मीन बहुत ज्यादा नहीं है, 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट उसमें जाएंगे तो यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो करंट का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हम कैपेसिटर प्लेट को एक ओपन सर्किट जैसा ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टी टाइम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू होता है वो बेटा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमम चार्ज। सो मैक्सिमम चार्ज इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी माइनस आरसी। आरसी इज टाइम कांस्टेंट, ये दिमाग में रखना है, आरसी इज द टाइम कांस्टेंट। तो वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू सी इंटू वी, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो टाउ, यहाँ पे टाउ लिख रहे हैं, यहाँ पे इतना है। सो इसका यूनिट जो होगा वो सेकंड में होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूनिट जो है वो सेकंड में होगा। अगर आपको कभी डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले, आरसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, आपने आरसी देखा है, ये टाइम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे समझ सकते हैं, इसका वैल्यू जो है वो टाइम का कांस्टेंट, टाइम का यूनिट होगा। डायमेंशन फॉर्मूला अलग से निकाल रहे हैं, रेडियस का, रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस का निकाल रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं।
क्या करना है पता है। अगर ग्राफ बता दिया जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ यहाँ पे होता है, ये क्यू हो गया, यहाँ पे टी का हो गया, टाइम का है। अगर अब देखा जाए तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो आप ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक टाइम टी, टाउ का वैल्यू जो है वो 5 टाइम्स, टी का वैल्यू जो है 5 टाइम्स टाउ हो जाए तो उस कंडीशन पे कांस्टेंट सैचुरेटेड में चला जाता है। और 1 टाउ में ये 63% जो है वो चार्ज्ड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम चीज डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज में क्या होता है, हमने बैटरी लगाना नहीं, बैटरी लगा देंगे तो वो एनर्जी सप्लाई करने लग जाएगा, क्योंकि बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं इसमें डिस्चार्जिंग मोड में लगाऊं तो क्या होगा, ये डिस्चार्जिंग, तो इसमें देखिए डिस्चार्जिंग हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे क्लोज कर दिया, तो इस कंडीशन पे जो भी यहाँ पे चार्ज था स्लोली स्लोली डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है जो डिक्रीज हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आरसी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सर करंट निकालना है, सो करंट का वैल्यू कैसे होगा, डीक्यू अपन dt। बस यही चीजें हैं, यहां से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये प्रीवियस वाले स्लाइड में अगर मैं बात करूं तो उसमें भी हमने देखा है इसका जो वैल्यू होगा, यहाँ पे अगर करंट पूछा जाए तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो करंट का भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ का बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे टी है, और इसका ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू होता है। या फिर आप देख सकते हो टी का वैल्यू 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो एट टी इक्वल टू 0 पे क्यू नॉट हो जाता है, इनिशियली इसका फुल्ली चार्ज है। इसका वैल्यू अगर इनफाइनाइट डाल देते ई टू द पावर इन्फिनिटी मींस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई का वैल्यू जो है वो 2.71 होता है। इसका मतलब एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है, एनीथिंग मींस वो 1 से बड़ा होना चाहिए। सो 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, तो हम यहाँ पे 0 के आसपास बोल सकते हैं। ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, ऐसे जाए इस पैरेलल होके निकल गया है। जैसे यहाँ पे भी मैं यहाँ अगर बात करूँ इसका ग्राफ को भी अगर मैं देखूं तो इसका ग्राफ भी मैं ऐसे देख सकता हूँ। यहाँ पे भी देखिए टी इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 पे पूरा टर्म 0, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो शुरुआत यहाँ पे 0 से होगा। अगर मैं बात करूँ टी इक्वल टू इन्फिनिटी, बहुत लंबा टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 ही होता है, ये दिमाग में रखिएगा। सो क्यू नॉट हो जाता है। तो इसमें आपको समझ में आना है, इसमें आपको समझ में आना है। नेक्स्ट कुछ चीजें शॉर्टकट आपके दिमाग में रखना है। एट टी इक्वल टू 0 पे ये कैपेसिटर जो है वो एक क्लोज सर्किट जैसा बिहेव करता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कैपेसिटर दिख जाए तो इसको आप क्या कर दीजिए, ऐसा समझ लीजिए ये एक शॉर्ट सर्किट है। क्या है ये, एक शॉर्ट सर्किट है बेटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अनचार्ज्ड कैपेसिटर बिहेव्स एज सिंपल वायर और शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट टी इक्वल टू इन्फिनिटी में अगर देखा जाए तो इस टी इक्वल टू इन्फिनिटी में ये स्टेडी स्टेट होता है। इसमें क्या होता है, ये जब कैपेसिटर यहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी में अगर देखा जाए तो ये कैपेसिटर को आप बोल सकते हैं ये ओपन सर्किट। सो कैपेसिटर जो है वो बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ये दिमाग में रखिए, ये ओसी जैसा काम करता है। ओपन सर्किट हो जाता है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं होता है भाई। तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल रखना ही रखना है किसी भी हालत में। सो फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आरसी सर्किट का ये जो कहानी है आपको दिमाग में रखना ही रखना है, क्योंकि आरसी सर्किट के सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल भी मैंने लिया हुआ है, आपको दिखाऊंगा, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है थोड़ा शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक्स हो गए। यहाँ पे सारे चीजें मैंने यहाँ पे कोर ज्योमेट्री के हिसाब से हमने यहाँ पे देखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला स्फेरिकल हो गया, यहाँ पे सिलिंड्रिकल का हो गया, जो भी है यहाँ पे हम देख सकते हैं। देन डाइलेक्ट्रिक्स होगा तो कांस्टेंट वोल्टेज में क्या होगा, इसमें इंसर्ट कर देंगे तो ये सी का वैल्यू इंक्रीज होगा, क्यू का वैल्यू इंक्रीज होगा, वी का वैल्यू, ये सारे चीजें जो शॉर्टकट है वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है बेटा। तो आपको मेरे समझ में आ गया कि ये आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, समझ में आ गया तो मोटिवेशन भी मिलता है बेटा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जितने लोग नीट देने वाले हैं सबके साथ शेयर कर लीजिए, लोगों का भला कीजिए, ऑब्वियसली आपका भी भला हो जाएगा। बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस चैप्टर का प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया सवाल है। आपका जो लेवल है वो आप होने वाला है, नीट में आप फुड़ के आएंगे, मैं बता रहा हूँ, आप गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, लेकिन आपको एक काम करना है, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सवाल अगर हो जाता है तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल हो गया हमारा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ arrangement between A and B if all the plates are of area A and separation between the plates is D। मीन्स यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 7 कैपेसिटर होने वाला है यहाँ पे। ये बात तो समझ में आता है, दो प्लेट्स के बीच में, मतलब हमने पहले भी देखा हुआ है 8 प्लेट होगा तो 8 - 1 कैपेसिटर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए इसके साथ ये कनेक्टेड है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। दैट मीन्स अब यहाँ पे बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कलर में बदल लो, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये पॉइंट में बी हो जाएगा, इस पॉइंट में भी बी हो जाएगा, इसमें भी बी हो जाएगा, इसमें भी बी हो जाएगा। बट यहाँ पे ए होगा, इसमें ए होगा, इसमें ए होगा। तो इस वाले प्लेट ए, इस वाले प्लेट ए, इस वाले प्लेट ए, ये वाला प्लेट बी, ये वाला प्लेट बी, ये वाला प्लेट बी एंड ये वाला प्लेट बी। जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाएगा तो हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे ये प्लेट पहले बनाते हैं। सो ये प्लेट जो है वो इसके साथ है, ये ए के साथ है। तो अपन के पास 3 पॉइंट है, जब भी 3 पॉइंट होता है वो हम लोग लीनियर में इसको प्लेस करते हैं। सो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे आपके पास एक्स हो गया, यहाँ पे आपके पास बी हो गया। तो अगर 3 पॉइंट होता है तो इसको लीनियरली प्लेस कर लीजिए। ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है। सो ए और बी के बीच में कैपेसिटर आपने डाल देना है। फिर ए एंड बी के बीच में अगेन एक और कैपेसिटर है, तो आप इसको दोबारा इसमें डाल देना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर अगेन ए एंड बी के बीच में, फिर ए एंड बी के बीच में दोबारा एक और आ गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए और बी के बीच में एक और है। सो ए और बी के बीच में एक और आया हुआ है। भाई साहब कितना आएगा? फिर आप देखिए ए और बी के बीच में एक और आया हुआ है। ठीक है जी, हाँ। अब बात होता है यहाँ पे, ये देखिए, ये इसको अपन बोल लेते हैं एक्स। यहाँ पे जो भी है प्लेट है उसका नाम एक्स है। तो एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर हो जाएगा, एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर, और फिर ए और एक्स के बीच में एक दूसरा कैपेसिटर है। तो ये हो गया आपका कहानी। सब में जो है सी दिया हुआ है, तो सी का जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। बिल्कुल, तो अपन सी सी करके आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 सारे के सारे पैरेलल है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग 5C लिख सकते हैं। इन दोनों जो है ये सी और ये सी क्या है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये दोनों अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में क्या होता है, सेम होगा, तो सी डिवाइडेड बाई 2 होगा। बट अगेन ये पैरेलल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए और बी के बीच में 5C, और फिर ये दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट हो गया वो हो जाएगा आपको सी डिवाइडेड बाई 2। अगेन कैपेसिटर दोनों क्या है, पैरेलल हो जाएगा। तो 5C प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस आप बोल सकते हैं 11 बाई 2 सी, और सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2। तो दैट मींस ये ऑप्शन जो है वो 4 आपका करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स when variable capacitor is connected to 200 volt battery if its capacitance is charged from 2 microfarad to x microfarad, decrease in energy of the capacitor is इतना। दैट मीन्स आपने देखा कि जो कैपेसिटर है उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करा, तो एनर्जी स्टोर जो होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ये हम जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। सो यहाँ पे 2 टाइप का एनर्जी, पहले 2 माइक्रोफेराड में था, फिर x माइक्रोफेराड में जा रहा है। सब ये जा रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे डिक्रीज इन एनर्जी, तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। सो अपन यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। सो इनिशियल एनर्जी हाफ इंटू वी स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, सी इनिशियल माइनस सी फाइनल। तो आपने देखा हाफ इंटू, इसमें 100 आ जाएगा, कहाँ गया, सॉरी 200 आ जाएगा। सो 200 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और इसका एनर्जी का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2। बट यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे जो कैपेसिटर है वहाँ पे 10 रेज़ पावर माइनस 6 भी साथ में आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि ये माइक्रोफेराड में दिया हुआ है। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ से ये 2 कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे मिलने वाला है 100 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। सो 100 का स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर 4, और यहाँ पे 10 रेज़ पावर माइनस 6, और यहाँ पे 2 माइनस एक्स होने वाला है, और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सो ये दोनों मिलके इसको काट दिया जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू 1 है बच्चों। तो सिंपल बातें हैं, तो इसका भी वैल्यू होगा 1। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपको समझना पड़ेगा। डिक्रीज इन दिखा रहा है, डिक्रीज जब होगा तो उस कंडीशन में फाइनल माइनस इनिशियल आप करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, क्योंकि इनिशियली बड़ा होगा तभी तो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट सवाल पे अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल इतना, एंड 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू इतना। दैट मींस आप यहाँ पे 2 कैपेसिटर आप बोल सकते हैं। एक 3 माइक्रोफेराड का है, उसको हमने 300 से चार्ज करा। ठीक है। उसके बाद एक और कैपेसिटर है जिसका है 2 माइक्रोफेराड, इसको हमने चार्ज करा 200 वॉट्स। ठीक है जी। The capacitor are connected in parallel with plates opposite polarities। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है कि opposite polarities में इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है जी, टुगेदर किया
what is the amount of charge will flow when plates are so connected। ठीक है जी। तो हमने देखा यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे चार्ज को ऐसे रखा हुआ है तो इसको चार्ज करेंगे तो इस साइड में पॉजिटिव होगा, इस साइड में नेगेटिव होगा, और फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, इसका चार्ज आपने निकालना है, इसका चार्ज निकालना है, कॉमन पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर इसको फ्लो करा दीजिए। सो कॉमन पोटेंशियल निकाल के फिर फ्लो कराएंगे। सो इनिशियल चार्ज के वैल्यू यहाँ पे अगर देखा जाए, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं 900 माइक्रो कूलम। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, सो कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज प्लस टोटल चार्ज यहाँ पे करेंगे तो फिर कॉमन पोटेंशियल भी हमें यहाँ आने वाला है। सो कॉमन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो कितना होने वाला है, देखिए सिंपल है, ये हो गया आपके लिए 900 माइनस, यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों का टोटल चार्ज आपको देखना है। सो यहाँ पे हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाई इन दोनों का कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो 5 आएगा। दैट मींस आप बोल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू 100 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। सो इसका हमने दिया हुआ है। तो फाइनल चार्ज अगर मैं बोलूँ, इसका फाइनल चार्ज Q1 का जो वैल्यू होगा, Q1 फाइनल, या इसमें ऐसे लगाएंगे तो इसका चार्ज हो गया 3, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 300। तो इनिशियली इट वाज 900 इनिशियल कंडीशन पे, फाइनली इस पे चार्ज हो रहा है 300। तो इससे आप बोल सकते हैं चार्ज फ्लो होके गया हुआ है, और चार्ज फ्लो जो होगा कितना होगा, 900 माइनस 300 दैट इज 600 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन क्या हो गया आपको, 600 माइक्रो कूलम। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से भी सवाल करना चाहता हूँ, बात समझ में आ रहा है, दूसरे तरीके से भी मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ। जब भी आपको ऐसे चार्ज फ्लो दिखेगी, सिंपल एक शॉर्टकट तरीका है जिसमें दिमाग में रख लीजिए। कहां से आप मान लीजिए इसको C1 बोल रहे हैं, इसको अपने C2 बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो फ्लो होगा इसमें चार्ज फ्लो, हमेशा ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हमने सेम पोलैरिटी में रखते हैं, तब सेम पोलैरिटी में क्या होता है, सेम पोलैरिटी में होता है। लेकिन अगर हम ऑपोजिट पोलैरिटी में रख देते तो उस कंडीशन पे V को V1 या V2 को आपने क्या करना है, चेंज कर देना है, मतलब नेगेटिव साइन के साथ लिख देना है। तो C1 कितना हो रहा है 2, C2 कितना है 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है 300, यहाँ पे 200 दैट मींस 500। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 600 माइक्रो कूलम। बड़ा ही आसान तरीका है, कहानी समझ में आ रहा है। इसमें हमने पूरा ड्रॉ करे, पूरा सवाल निकाले, टाइम लंबा गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके ये दिमाग में रखना है कि अगर चार्ज फ्लो होना है तो हम लोग C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई V1 माइनस V2, खत्म। यहाँ पे ये V2 माइनस ऑपोजिट पोलैरिटी होगा तो इसको हमने प्लस लगा देना, या फिर किसी एक को रिप्लेस कर देना विद नेगेटिव साइन। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे पैरेलल प्लेट हेयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस विल बी। तो सिंपल बात है, C का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे आधा, यहाँ से बोल सकते हैं हाफ जो है वो कैपेस, इसमें K दिया होगा, K इज 5, और यहाँ पे जो आधा बचता है उसका K का वैल्यू कितना है 1 हो रहा है। ये होता है कैपेसिटर्स, ठीक है जी, इसके बीच में आपने रखा हुआ है। तो ये दो कैपेसिटर पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ऊपर वाले में आप बोल सकते हैं एक कैपेसिटर हुआ, नीचे वाले में एक कैपेसिटर हो गया, दोनों ऐसे ही है। तो इसको C1 बोले, इसको C2 बोले। इसका जो वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इसने एरिया जो है वो आपने आधा कर लिया, तो इसका जो वैल्यू होगा C1 तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई आपने यहाँ पे क्या देना है 2 देना। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। C का वैल्यू क्या होगा, इस C में ये जो वैल्यू होता है उसके बाद आप 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एप्सिलॉन R यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D मल्टीप्लाइड बाई हाफ। दैट मींस अगर आप इसको C मान रहे हैं तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा C डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला हो जाएगा 5/2 C। बिल्कुल सही बात है। जब ये दोनों पैरेलल कंडीशन पे आ जाते हैं, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा बेटा वो कितना होने वाला है, दोनों का समेशन होगा C/2 प्लस 5/2 C। बिल्कुल सही, और ये हो जाएगा आपके लिए 3C। आपको सवाल में पूछा है इंक्रीज इन कैपेसिटेंस विल बी, कितना इंक्रीज होगा। देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आफ्टर दिस, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस आपके सामने आ रहा है वो इट इज नथिंग बट 3C। अब 3C निकालने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल, जैसे फाइनल कैपेसिटेंस माइनस इनिशियल कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय 100%। यही तो होता है परसेंटेज चेंज।
ऑब्वियस बात है कि नहीं? हाँ जी सर। अब सी फाइनल का वैल्यू कितना हो रहा है भाई? 3c। सी का वैल्यू 3c बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 100, करेक्ट। सो यहाँ पे 200% होने वाला है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बढ़िया है। आगे बढ़ते, कहीं पे दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या फिर अभी पूछ लीजिए। अभी लाइव तो नहीं चल रहा है तो अभी नहीं पूछ सकते है ना, सो बाद में आपको बता दिया जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, सर ये वाला सवाल हमें इतना नंबर सवाल, या ये जो टाइम स्टैम्प को आप बता सकते हैं कौन से टाइम पे ये। एनीवे, यहाँ पे मैचिंग प्रॉब्लम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये नीट में पूछा जाता है, ऐसे टाइप का सवाल है ना, मैचिंग सवाल। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और आपको पता होना भी चाहिए होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ कलर, अलग कलर लूँ क्या? ऐसे टाइप का कलर तो ले लेते हैं। ये तो कलर था भी वैसे, चलो इसमें ले लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है? आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर अगर है तो उस कंडीशन पे आप इसको क्या कर सकते हैं? आइसोलेटेड स्फीयर में यहाँ पे कैपेसिटेंस या टाइप ऑफ कैपेसिटर, तो ऑब्वियसली आइसोलेटेड स्फीयर का जो भी वैल्यू होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। दैट मींस आप बोल सकते हैं ए का वैल्यू यहाँ पे 3 लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, डी का जो वैल्यू है वो कौन सा आने वाला है? यहाँ पे 4 आने वाला है। ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल का यही होता है, आपने फॉर्मूला देखा है। सो डी का वैल्यू हो गया आपके लिए 4। जब 2 कर लेते उसके बाद आप ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, क्या यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है। ए का वैल्यू 3 सिर्फ इसमें दिख रहा है और इसमें देखिए डी का वैल्यू 4 आ रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही रहा है। बट बाकी भी हम देख लेते हैं। जैसे इनर स्फीयर अगर आर्थ होता है या फिर आउटर स्फीयर अगर आर्थ होता है तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, उस चीज को अपन देख लेंगे। आउटर स्फीयर जब आर्थ होता है, इसमें भी फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। इसका सी का जो वैल्यू है वो हमने देखा, याद कीजिए। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखे हुए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 into R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये कौन सा बता रहा होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर। ये वाला सिचुएशन आप बता रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? ये वाला कैपेसिटर आपको बताया जा रहा है। ये वाला आपके लिए R1 हो जाता है, ये वाला आपके लिए R2 हो जाता है, और बाहर वाले को अर्थ करनी, और इसके अंदर पे जो आपने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है जी। लेकिन अगर इनर सरफेस जो है, इनर पार्ट है, उसको अगर हम अर्थ कर लेते हैं तो उस कंडीशन पे इसका जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं R2 का स्क्वायर आ जाएगा इसमें। सो यहाँ पे आपको आ जाएगा कौन सा, ये इनर वाला है ना। सो ये हो जाएगा आपको 2, इनर वाला आपके लिए 1 आ जाएगा। सो इनर के लिए बी के लिए आपको 1 आ जाएगा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 माइनस। बात ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पे R2 का स्क्वायर होता है। तो ये है आपका कहानी, ये पूरा मैचिंग आपका हो गया, और ये ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया। मैचिंग प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैच करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैचिंग में क्या होता है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि आपने ऑप्शन जनरली ऐसे आपको दे देता है कि 1-2 मैच हो जाएगा, तो फिर तीसरा वाला तो अपने आप आपको दिख जाता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे भी। सो ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन है। सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर प्रेशर, फिर कैपेसिटर ऑफ द प्लेट्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना जो चीजें आप जानते हो, कंफ्यूज जो है उसको करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आप जानते हो सबसे पहले उसको आप मैच करा दीजिए। कैपेसिटर, प्लेट्स का कैपेसिटर ये है, कैपेसिटर प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होगा, इन दोनों का आपने क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही इन दोनों का यहाँ से आपको चेक करना है। सो ये वाला तो ऑब्वियस बात है, इसका होगा, ये कैपेसिटेंस होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे डाला जाए तो आप बोल सकते हैं एस का वैल्यू सी। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में से एस का वैल्यू सी आ रहा है। नेक्स्ट अपन को यहाँ पे देखना है कि ये प्रेशर जो है, प्रेशर का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है, वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आर का वैल्यू डी आना चाहिए। सो आर का वैल्यू सिर्फ इसमें डी आ रहा है, देख रहे हैं इसमें डी आ रहा है। सो पहला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसमें भी डी दे देता तो उस कंडीशन पे आपको क्यू का वैल्यू भी देखना चाहिए, फिर आपको यहाँ पे बी का वैल्यू भी देखना चाहिए, पी का वैल्यू भी देखना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इनमें से तो कुछ लग नहीं रहा है ऐसा सही से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज बी, बी को हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू डी, करेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सो ई का जो वैल्यू होता है वो सिग्मा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है मल्टीप्लाइड बाई डी, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे जो सिग्मा होता है वो क्यू डिवाइडेड बाई ए होता है बेटा, मल्टीप्लाइड बाई डी कर दो।
सो यहाँ से ये चीजें तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे देखिए ये डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन सब में डाइलेक्ट्रिक का कहानी है। सो अगर डाइलेक्ट्रिक आपके यहाँ पे हो जाता है सो एप्सिलॉन आर भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। दैट मींस आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला जो है क्यू जो है वो भी ए के बराबर आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट हमारे लिए हो जाएगा पी, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। बिल्कुल समझ में आ रहा है। ई का जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हो बी डिवाइडेड बाई डी का क्या लिखा जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ऑफ प्लेट A1 A2 दिया हुआ है, A2 इज ग्रेट लेस देन A1, प्लेस इन फ्रंट ऑफ दिस एंड गिवन बाय सेपरेशन इतना लेवल। तो आपके पास ये पे क्या होगा, ऐसे दो कैपेसिटर प्लेट्स है, इसका A1 है, इसका A2, तो कैपेसिटेंस कितना है। इस कंडीशन पे ऐसे बहुत बार बच्चे यहाँ पे पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाता है भाई, मेरे ऑफलाइन के बच्चे जो है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो A1 है यहाँ तक ही कैपेसिटर काम करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो कैपेसिटर है वो ये वाला है, दैट मींस आप यहाँ पे एरिया की जगह पे A2 ही लिखने वाले हैं। सो C का जो वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाई डी आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होता तो आप यहाँ पे समझ लेते, ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे 4 प्लेट्स दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स interconnected as follows. Each plate has area A and plate separation is D. Here 1 and 3 are interconnected. Find the equivalent capacitance between A and B. तो आपको A एंड B के बीच का आपको चाहिए। सो यहाँ पे अलग कोई पॉइंट नहीं है, A और B दो ही पॉइंट है आपके पास। सो इन दोनों पॉइंट को आपको लगाना है। ये A यहाँ पे आपने लगाया है, ठीक है जी। ये हो गया आपके A, यहाँ पे B, और यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है कुछ, तो इसको अपन X ले लेते हैं। हमें नहीं पता चल रहा है कि यह क्या है, तो X लगा दें, ठीक है। अब जरा देखिए, A और X के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इसमें A और X के बीच में कैपेसिटर, इसको कनेक्ट कर दीजिए। फिर देखिए A और X के बीच में दूसरा वाला कैपेसिटर है, इसको भी आप कनेक्ट कर लीजिए। फिर आप देखिए B और X के बीच में एक कैपेसिटर है, दोनों को भी कनेक्ट कर लीजिए। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों को अपने कैपेसिटेंस कितना लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, 2C लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके तो सी है ऑलरेडी। सी मतलब क्या है उसके बारे में हमने, इसके सब का तो बराबर है ना, तो इसका सी का जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है जी, इतना समझ गए। अच्छा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जब होंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का जो वैल्यू हमने पढ़ा था C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2, सो 2C1 ये 2C मल्टीप्लाइड बाय C, और यहाँ पे दोनों का समेशन हो जाएगा 2C। यहाँ पे आपका हो गया 2C डिवाइडेड बाय, करेक्ट। सो यहाँ पे C का वैल्यू सिर्फ लिख देना है और फिर कहानी आपको समझ लेना। तो यहाँ पे तो आपको मेरे को यही लिख रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू C, ठीक है जी, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं लगता है ना, ये ठीक है क्या, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और अच्छी से लगा दो। हाँ, ये वाला ठीक। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको फॉर सर्किट शोन इन फिगर द चार्ज ऑन 4 आपको बताना है। सो यहाँ पे आपने जो देखा है, इस कंडीशन पे आपने क्या देखा कि इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आपको आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट है, सो ये 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, इधर 4 है, इधर 6 है। तो B का जो वैल्यू है, B का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय C, Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू V, दैट मींस यहाँ पे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आने वाला है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेटा 4 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6, दैट मींस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6:4 में आएगा। बिल्कुल सही बात है। सो अपन 4 के लिए निकलना चाहते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे 10 आ रहा होता है। सो ये रेशियो आ गया टोटल किसमें से, 10 से। तो आपके जो यहाँ पे वैल्यू आने वाला है वो 6 वोल्ट आएगा, किसमें, 4 पे। अगर 6 वोल्ट आ रहा है तो इसमें चार्ज का जो वैल्यू होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, C4 मल्टीप्लाइड बाई V4, दैट मींस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज 24 माइक्रो। ठीक है जी, बात समझ में कैसे हमने इसको करा, ठीक है। 24 है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ो। टू कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस C
एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज V, दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो C दिया हुआ है और ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो भी दिया हुआ है। मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज मींस इतना वोल्टेज तक वो बेयर कर सकता है, उतना वोल्टेज उसका कैपेसिटी है। और ज्वाइंट इन सीरीज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस एंड मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें दो कैपेसिटर्स है, इसका C है, इसका C है, यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो सी नेट का जो वैल्यू हो जाएगा दोनों का ऐसे, ऑब्वियसली सी डिवाइडेड बाय 2। बट अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कितना वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम दे सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन इसका मैक्सिमम वोल्टेज भी हो सकता है। सो आपको मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज पूछा हुआ है, ठीक है जी, बस इस पूरा कॉम्बिनेशन में। तो इसका मैक्सिमम भी हो सकता है, इसका मैक्सिमम भी हो सकता है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया वी, तो मैक्सिमम आप क्या दे सकते हैं 2 भी दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। बात समझ में आ रहा है? लेकिन उससे कम देने से तो मैक्सिमम नहीं होगा ना। फिर यहाँ पे वी नेट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इसका और इसका दोनों का समेशन, सो v प्लस v दैट इज 2v, दैट्स ऑल, हो गया। यहाँ पे अपना ऑप्शन ये करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? अपने फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ो। A capacitor charges from a cell through a resistance. The time constant tau. In what time will the capacitor collect 10% of its final charge? भाई साहब ये जो सवाल है ये आपको आरसी सर्किट का सवाल है। बात समझ में आ रहा है? और मैं आपको बता रहा हूँ इस बार नीट में मेरे को ऐसे लग रहा है कि 2026 में जो रीनीट होने वाला है उसमें आपको ये ऐसा टाइप का आरसी सर्किट से सवाल आने का पॉसिबिलिटी है बच्चों। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है? भाई ये बात करते हैं। सो अपन ये फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे चार्जिंग का बात चल रहा है, चार्ज किया जा रहा है। सो Q का जो वैल्यू है वो Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई r sinus tau। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सो अब यहाँ पे t का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाउ। देखिए यहाँ पे टाउ दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट भी दिया हुआ है कि। सो इसका जो वैल्यू है वो 10% दिया हुआ है टाउ। सो 10% का मतलब क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। 0.1 इंटू Q नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई टाउ। सो यहाँ पे Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 0.1, इसको माइनस इधर करेंगे सो 0.9 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.9 है, ये आ जाएगा माइनस, ऐसे हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 10, इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई टाउ। देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको हमें क्या करना है उल्टा कर देना, मींस इसको रेसिप्रोकल कर देना। जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये 10 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको 1 बाई था, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ t डिवाइडेड बाई टाउ। अब दोनों साइड में, बोथ साइड में अगर लॉन ले लूं, मींस नेचुरल लॉग ले लूं, तो मेरा e कट जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग 10 डिवाइडेड बाई 9 एंड दैट इज इक्वल टू e कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं लॉन e, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। सो t का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू टाउ ln ऑफ log बेस e होता है एक्चुअली एट दैट टाइम। तो कौन सा होने वाला है भाई, समझ में आ रहा है? हाँ, हो गया। गलती से देखिए ये 2026 में जो सवाल आए थे ना, थोड़ा सा इधर उधर होते ये कहानी बन जाएगा। अगर इसको 9 को आप उल्टा नहीं करते तो आपका ऑप्शन क्या है, कहानी समझ में आ रहा है? और आप नेगेटिव लेके आते, मेरे बहुत अच्छे जो बच्चे हैं वो भी नेगेटिव करके आए बेटा। ठीक है जी, आप समझ लेना इसको, इस बार नहीं करना है चीज को। ये जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें ग्राफ के ऊपर सवाल पूछा गया है, बहुत बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते बच्चों, तो बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और अच्छे से इसको क्लियर रखना है क्या कॉन्सेप्ट है। सो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैज 2 layers of dielectric as shown in figure. This capacitor is connected across a battery. The graph which shows the variation of electric field E and distance x आपको यहाँ पे बताना है फ्रॉम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो अगर मैं बोलूँ E है, जब इसको क्रॉस करेगा, इस वाले पार्ट को जब क्रॉस करेगा, ये प्लेट्स ऐसा समझ सकते हैं, ये प्लेट्स है, यहाँ पे प्लेट्स यहाँ पे है ना, ऐसे प्लेट्स है हमारे लिए। सो जब ये इसको क्रॉस कर रहा होता है, जब इसको क्रॉस कर रहा होता है तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ई नॉट था, ये हो गया आपके लिए एक्सटर्नल, है कि नहीं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक को ये क्रॉस कर रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक को क्रॉस करेगा, तो हम लोग जानते हैं पहले वाला जो सिचुएशन, इसमें E1 आएगा। सो इस E1 का जो वैल्यू होगा वो ई नॉट या E डिवाइडेड बाई K1 हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे बोल सकते हैं E नॉट डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसमें जब जाएगा तो उस कंडीशन पे E2 का जो वैल्यू होगा वो हो गया आपके लिए E नॉट डिवाइडेड बाई K2। दैट मींस E नॉट डिवाइडेड बाई
4 होगा भाई। तो ये चीज मैंने आपको जब पोलराइजेशन पढ़ाया था तो उस कंडीशन पे मैंने बताया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के टाइम्स होता है कि नहीं। सो ये चीज आपको देखना। अब अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो पहले वाले में देखिए ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है ई नॉट डिवाइडेड बाई 4। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा देखिए, पहले वाले में कम, यहाँ पे हाफ हाफ हो रहा है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है तो, और दूसरे वाले में 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नजर आ रहा है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए सीधा लाइन होगा। लेकिन कहाँ पर हो, तो उसमें ज्यादा किसमें कम, यही आपको समझना है। सो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले में यहाँ पे बोल सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे बोल सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाई 4। ये इसका उल्टा है, और ये दोनों तो भाई ऐसा नहीं आएगा। और यहाँ पे जो है ये जो है वो पोटेंशियल का ग्राफ है, ये दिमाग में रखना, ये दोनों पोटेंशियल का ग्राफ है, क्योंकि पोटेंशियल में ही ऐसे जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराड एज शोन इन फिगर। This capacitor is divided into two equal parts. These parts are filled by media of dielectric constant आपको दिया हुआ है 2 and this dielectric constant 4. Capacity of this arrangement will be, तो इसका C का वैल्यू निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल करा था, याद होगा आपको, कि K का वैल्यू 5 है और उसका जो परसेंटेज चेंज क्या होगा, लेकिन यहाँ पे सीधा आपको पूछा कि इसका कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा। मेरे हिसाब से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी अपन अगर देखना चाहेंगे तो अपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए C का जो वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन नॉट A है डिवाइडेड बाय D हो जाएगा। दिस इज इनिशियल C, करेक्ट, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इस वाले पार्ट को देखेंगे, सो K1 वाला पार्ट को देखेंगे, दिस इज योर C1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट है ना, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही चल रहा है। सो C1 का जो वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2, D तो सेम है, लेकिन K का जो वैल्यू है वो किधर है, ऊपर है, और K1 का जो वैल्यू है वो 2 है। सो अपन यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। सो 2 2 गेट्स कैंसिल आउट, तो C1 का वैल्यू C हो रहा है। ठीक है जी। C2 का वैल्यू क्या होगा भाई, C2 का वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा है, सो अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2 इनटू D मल्टीप्लाइड बाय 4। सो ये वैल्यू हो जाएगा 2C। बिल्कुल, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा, ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे आने वाला है। ठीक है भाई, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इधर से C1 है, इधर से C2, C1 प्लस C2 हो जाता है। सो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, दैट मींस 3C। बिल्कुल सही। C का वैल्यू आपको जो दिया हुआ है वो 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, दैट मींस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट मींस 30 माइक्रोफैराड। ठीक है जी भाई, कौन सा आंसर हो गया, तो आपको करेक्ट दिख रहा होता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे कैसे करना होता है ना, चुटकी में कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट, ये ग्राफ जो है वो भी आपको नीट पीवाईक्यू में आया हुआ है, जेईई में भी आया हुआ है, ऐसे सवाल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ सवाल है, ग्राफ के ऊपर सवाल आ रहा है, तो ग्राफ के ऊपर सवाल आपको पढ़ना ही होगा। So अभी बोला two thin dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2. K1 is greater than K2 obviously, are inserted between the plates of parallel plate capacitor shown in figure. The variation of electric field E between the plates, which distance D, आपको ये D distance दिया हुआ है, is measured from P is correctly shown. कैसे दिखाएगा ये? So K1 जो है वो greater है, K1 जो है वो greater है और K2 जो है वो कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होगा वहीं पे आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वही होने वाला है। ये हमने बात किया था पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पहुंचते इसका डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा कम होगा, क्योंकि K1 इज ग्रेटर। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे ज्यादा आपको कम होने वाला है, यहाँ पे जाएगा, एक सेकेंड, K1 इज ग्रेटर है ना। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखें K1 मान लेते हैं 2 है, और इस K1 का वैल्यू 4 मान लेते हैं ना, और यहाँ पे आपको इसका वैल्यू 2 है। दैट मीन्स इस वाले पार्ट में ज्यादा कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो वैल्यू होगा इनिशियल कंडीशन पे दोनों कांस्टेंट होता है, देन ज्यादा कम किस में आने वाला है, इसमें। तो ये तो ऊपर चला गया, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, पूरा जीरो में तो नहीं आएगा, है कि नहीं। अब ये वाला पार्ट ज्यादा कम होगा क्योंकि K1 का वैल्यू ग्रेटर है मेरे भाइयों। तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपको समझ लेना है, ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक से अगर जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E डिवाइडेड बाई K। अगर K ज्यादा होगा ये कम होगा, बात तो वही है कि नहीं।
चलो जी आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एज शोन इन सर्किट। मींस ये स्टेडी स्टेट कंडीशन आपको दिख रहा होता है, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होने वाला है चेक करना है। सो आपको ना इस कैपेसिटर पे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। दैट मींस इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा वो आपको चेक करना है। सो पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे जब भी अपन स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, टी का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो उस कंडीशन पे ये तो ओपन सर्किट हो जाता है। दैट मींस ये सर्किट जो है वो आपको ऐसे ही मिलने वाला है। देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका पोटेंशियल हमें चाहिए होगा, अभी चाहिए ए बी ऐसे समझ लेंगे। यहाँ पे 5 है, तो इधर से 5 इधर से 5 मींस कितना हो रहा है, ये 5 हो जाता है, ये 5 होता है, दोनों मिलकर आपको हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस 2.5। ठीक है जी। अभी 2.5 जो है इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसका वैल्यू हो गया 0.5, इसका वैल्यू 6। कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये 0.5, यहाँ पे आपको 2.5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा। करंट का वैल्यू जो है वो कितना होगा भाई, 2 एम्पियर होगा। काई को सर 2 एम्पियर, इसीलिए देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 एम्पियर हो गया। अब जब यहाँ से 2 एम्पियर निकला, यहाँ 5, यहाँ 5, सो यहाँ पे आएगा 1 एम्पियर, यहाँ पे जाएगा भी 1 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल चाहिए, इसके अक्रॉस है कि नहीं। सो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल चाहिए तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो आपको क्या मिल जाता है, पोटेंशियल मिल जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा अक्रॉस सी वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 वोल्ट। तो इसमें चार्ज का वैल्यू आपको पूछा हुआ है, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज दैट मींस 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट, two identical capacitor A and B shown in given circuit are joined in series with a battery. If a dielectric slab of dielectric constant K is slipped between the plates of capacitor B and the battery remains connected, then energy of capacitor A will be. हमारे यहाँ पे क्या बोला कि इसमें इनिशियली जो भी एनर्जी था वो अपन ऐसे बोल लेते हैं, यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे तो सी हो गया, यहाँ पे भी सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, तो दोनों में b/2 होने वाला है। सो ए का जो इनिशियल एनर्जी है सो वो अपन ले लेते हैं हाफ इंटू सी b/2 का स्क्वायर। ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अब जब इसमें इंसर्ट करवा देते हैं, देखिए ध्यान से, किसमें, बी में, बैटरी को रिमेज कनेक्टेड है, ये देखिए बैटरी रिमेज कनेक्टेड, तो यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इस वाले सिचुएशन पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इसका कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मींस आप बोल सकते हो यहाँ पे k टाइम्स इंक्रीज हो गया। अगर ये k टाइम्स इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन पर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसमें जो पोटेंशियल का वैल्यू है इसमें ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल K ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल V, तो इट इज ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर हो जाता है, इनिशियल V/2 से ज्यादा है, V/2 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन पे इसका पोटेंशियल ज्यादा है। दैट मींस आप सीरीज स्क्वायर के हिसाब से आप बोल सकते हैं यहाँ पे स्टोर भी एनर्जी ज्यादा होगा, तो ए का ही निकालना है, सो ये आप बोल सकते हैं ये इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। बढ़ते आगे, चलो यहाँ पे एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड व्हिच इज स्टोर्ड कितना 12 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज when operated 1200 volt. What can be the minimum plate area of capacitor? आपको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल टू बी आता है, ये चीज आप जानते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, ये डी का वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया हुआ है, यहाँ पे आपको चार्ज का वैल्यू दिया। सो Q इज इक्वल टू C इंटू बी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ जी सर। सो Q का वैल्यू 12 माइक्रो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -6। इसमें सब में आप देखिए कैपेसिटर का वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, सो साइलम नॉट A डिवाइडेड बाय D मल्टीप्लाइड बाय V का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, V इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय D। सो E मल्टीप्लाइड बाय D, dd कैंसिल हो जाएगा। E आपको दिया हुआ है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है।
सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे होंगे आपके लिए 12, यहाँ पे होंगे 10⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाई ए, ई का वैल्यू 3 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है सर। तो ये जो पार्ट है ये मिलके कट जाएंगे, यहां से ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, और आप यहाँ पे बोल सकते हैं ए का जो वैल्यू है वो 4 डिवाइडेड बाई 8.85 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। ये जो वैल्यू है 0.5 से कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग 9 के करीब है, तो आप बोल सकते हैं इसका जो भी है वो ऑप्शन 4 इज करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, सेंटीमीटर वाला तो हो ही नहीं सकता, मीटर में होगा तो ये तो नहीं है, ये वाला करेक्ट। आने समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। Energy E is stored in a parallel plate capacitor C1. An identical uncharged capacitor C2 is connected to keep in connect with it while for a while, then disconnected. Energy stored after C2 में निकला है। ठीक है जी, ठीक है सर, बताइए क्या होगा। अब एनर्जी स्टोर जो हो रहा है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो C1 है उसमें E लिखा हुआ है। सो E एनर्जी का वैल्यू E है, दैट मींस अब यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ CV का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो इसको चार्ज्ड एन आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर C2 जो है उसको कनेक्ट कर दिया। सो अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, ये C है, ये C है, इसको कनेक्ट कर देंगे। सो इसको जब कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे V है, सो कॉमन पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या होगा, CV डिवाइडेड बाय 2C, दैट मींस हम लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अब एनर्जी स्टोर्ड आपको C2 में निकालना है। क्या निकालना है? C2 में एनर्जी स्टोर्ड का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ E निकालना है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन C2 इज इक्वल टू हाफ C इनटू V का स्क्वायर। V कॉमन हो जाएगा इधर, V बाय 2 का स्क्वायर। सो अब जरा देखिए, 1/4 हाफ CV का स्क्वायर हो रहा है। हाफ CV स्क्वायर को हम लोग E लिख पाते हैं, सो इसका मतलब E डिवाइडेड बाय 4 आंसर। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस सवाल को देखिए, ये बढ़िया सवाल है। A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in figure. When switch S is turned to position 2, the percentage of its energy stored या एनर्जी डिसिपेटेड, परसेंट एनर्जी डिसिपेट कितना हो रहा है उसको आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, ये एनर्जी स्टोर का वैल्यू कितना होगा? इनिशियल केस में एनर्जी स्टोर हाफ C इंटू V का स्क्वायर। ऑब्वियस बात है, C का वैल्यू कितना है? 2 हो रहा है, सो हम लिख सकते हैं हाफ 2 इंटू V का स्क्वायर। बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जब इसको यहां से यहां कनेक्ट करवा देते हैं, दैट मींस आप यहां पे समझ सकते हैं ये जो ऐसे बनेगा, ऐसे टाइप का बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है सर। सो ये टोटल एनर्जी। अब इस कंडीशन पे एनर्जी डिसिपेट करना, ये फुल्ली चार्ज्ड है भाई सब। यहाँ पे क्या है? फुल्ली चार्ज, इसका वैल्यू इतना है, और यहाँ पे बी का वैल्यू बी है। जब फुल्ली चार्ज होता है, एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, एनर्जी डिसिपेट कितना होता है ये हम जानते हैं। सो हीट एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू हाफ इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई B माइनस 0 इसमें स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ये एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। सो यहाँ पे एक 2 है, ये एक 8 है, सो यहाँ पे हाफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई B का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो हम बोल सकते हैं 0.8 V का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कितना परसेंटेज का एनर्जी स्टोर हो रहा है, यहाँ पे डिसिपेट हो रहा है। परसेंटेज ऑफ इस स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, इसका मतलब इतना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। सो अब यहाँ पे इतना एनर्जी डिसिपेट में इसका कितना परसेंट हो गया? कहाँ पे इसका कितना परसेंट हो गया? V स्क्वायर का ऑब्वियसली 80% है। सो सिंपल बात है, ये 80% हो जाता है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं H डिवाइडेड बाई U मल्टीप्लाइड बाई 100%, दैट मींस ये 80% आ रहा है। सिंपल है, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नहीं, कुछ और फॉर्मूला करते हैं, क्योंकि मैंने ये शॉर्टकट बताया हुआ है तो आपको ये करना पड़ेगा। सो ब्रॉड ट्रिक्स बताया, तो ब्रॉड ट्रिक्स के हिसाब से ही तो आपको करना पड़ेगा ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यहाँ पे आपको चार्ज किया गया 2000 वोल्ट से। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज सेट थ्रू कैपेसिटेंस ड्यूरिंग द पल्स ऑफ ड्यूरेशन इतना। So power delivered to the patient कितना होगा?
सो सिंपल बात है, यहाँ पे आपको चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पावर चाहिए। सो पावर का वैल्यू क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, हाफ सी वी का स्क्वायर, टी का वैल्यू आएगा। सो टी यहाँ पे 4 मिली सेकेंड दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका वैल्यू हाफ, सी का वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आप बोल सकते हैं वी का जो वैल्यू है वो 2000 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम का वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ बिल्कुल सही बात है, कोई गड़बड़ है यहाँ पे नहीं है सर। सो ये वाला हो जाएगा, आपको इधर से 3 कट जाएगा, सो 3 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है जी सर। यहाँ काटेंगे सो 10⁻3 हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एक तो 3 कट ही जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4, ये 2 कट जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब, बिल्कुल सही बात है। सो ये हो गया आपके लिए पावर का वैल्यू। सो आप बोल सकते हैं 6, एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 है, 3 है, सो 12 हो गया यहाँ पे, और सॉरी 12 नहीं है, ये कितना है, सी का वैल्यू 20 है, गड़बड़ हो गया सर, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 5 हो जाता है, सो 5 अगर हो गया तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई इधर से 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस 10 किलोवाट। कहाँ है, ऑप्शन है कि नहीं, यस 10 किलोवाट इज ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है जी, आपको समझ में आना है। सो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, इसे 20, ठीक है जी, आगे बढ़ो। ये जो है वो सवाल देख लीजिए, यहाँ पे एनर्जी लॉस, इसके जैसे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ पे आपने देखना है 300 पिको फैराड, यहाँ पे पिको फैराड आपको दिख रहा है। सो पिको फैराड कितना होता है आप जानते हैं, कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद इतना, बैटरी आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी ऑफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर कितना, देन एनर्जी लॉस आपको यहाँ पे निकालना है। सो सिंपल बातें हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 300 पिको फेराड वाला कैपेसिटर को हमने चार्ज करा 100 वोल्ट से, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, दैट मींस आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू है ये ऐसे, ये ऐसे आपको एनर्जी लॉस, देन एनर्जी लॉस आपको निकालना है। सबसे पहले इसका एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, सबसे ये पहले निकालो, C इंटू डी का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ है, C का वैल्यू मतलब 300, B का वैल्यू अपने जाना है 100। जब इसके साथ आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे द एनर्जी लॉस आपको निकालना है। सो एनर्जी लॉस हाफ इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे V का वैल्यू कितना है, ये 100 है, सो V का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। सो हाफ इंटू C1 बाई C2, मतलब यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 300 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई इन दोनों का समेशन, दैट इज 600। सो 300 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई 600, दैट मींस आधा हो जाएगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका जो वैल्यू है वो 100 है। सो हम बोले यहाँ पे 4, 300 मींस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 डिवाइडेड बाई 4, बात समझ में आ रहा है। सो ये हो गया आपका एनर्जी। अब यहाँ पे माइक्रोफेराड आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, माइक्रोफेराड है, दैट मींस पिकोफेराड ना, सो 10⁻12, ठीक है जी। अब इसको देख ले, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये हो गया आपको 75, यहाँ पे आप देख सकते हैं -6, तो आप यहाँ पे बोलेंगे 0.75 इंटू 10⁻6, यहाँ पे 75 इंटू 10⁻3। सो इतना जूल आपको समझ में आया। तो कैसे किया हमने, सिर्फ एनर्जी डिसिपेट कैसे हो रहा है इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं, हाफ इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। सो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ से पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है जी भाई, समझ में आया। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट, करंट ड्रॉन बाय बैटरी लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, इस स्विच को आप क्लोज कर देते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको ओपन सर्किट बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा तो यहाँ पे रजिस्टर नहीं जाने वाला, करंट नहीं जाने वाला है। सो यहाँ पे करंट का वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा आपके लिए 2R, और I का जो वैल्यू होगा वो V डिवाइडेड बाई 2R, सिंपल। ऑप्शन 4, नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose capacitance C and 2C respectively are joined in parallel
these are charged to the potential difference. If the battery is now removed, the dielectric of dielectric constant K is filled between the plates of 2C. Then what will be the potential difference across each capacitor? ये जो सवाल है आप इसको होमवर्क कर सकते हैं, मैं आपको होमवर्क डाल देता हूँ। ये सवाल होमवर्क आप कर लीजिए और मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे टाइप का एक सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए आज होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके आइएगा। बात समझ में आया क्या? सर नेक्स्ट ये सवाल को देखिए। स्लैब ऑफ कॉपर ऑफ थिकनेस d डिवाइडेड बाई 3, कॉपर आ गया सो ये मेटल आ गया, मेटल आ गया तो यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, सीधी बात है, खत्म। इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर d, separation between these two plates यहाँ पे आपको दिया हुआ है। The capacitance of the capacitor without copper slab is C, then with copper slab is कितना? ये दोनों का रेशियो आपको निकालना है। सो आपने देखा C का जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे इसमें? D माइनस दिस पार्शियल वाला पार्शियल फील्ड कैपेसिटर, पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक्स जो है यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है 3 1 माइनस 1 ओके, k का वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D माइनस D बाय 3, दैट मींस आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय दिस। कहानी समझ में आ रहा है? सो ये हो जाएगा आपके लिए C, तो C 3C डिवाइडेड बाय 2 आपको नजर आ रहा है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो वैल्यू है वो C प्राइम डिवाइडेड बाय C होने वाला है। सो C प्राइम डिवाइडेड बाय C का जो वैल्यू है 3/2C डिवाइडेड बाय C, काटेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आपको मिलने वाला है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो है ये आपको 2022 में आया हुआ था। कैपेसिटर प्लेट, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर्स आपको 9 पिको, चार्ज कितना दिया हुआ है शोन इन फिगर, इसमें दिया हुआ है। देन it is disconnected from the battery and connected to uncharged capacitor of capacitors 900 picofarad as shown in figure. The electrostatic energy stored the system, एनर्जी स्टोर्ड आपको बताना है। सो ये वाला जो सवाल है हमने अभी थोड़ी देर पहले करा हुआ है बेटा। सो ये जो सवाल है आपके कहाँ गया? इस तो जैसा ही है, एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालना है, इसके जैसा है, बस खाली एनर्जी लॉस आपको नहीं निकालना है, ये दिमाग में रखना है। एनर्जी लॉस निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालना है। सो ये भी आपके लिए होमवर्क है, एग्जैक्टली ऐसे टाइप का सवाल मैंने कराया हुआ है, तो इसको कर सकते हो। इसके आंसर जो है वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ये दो मैंने सवाल दिया हुआ है, इन दोनों सवाल आपका आंसर कमेंट मुझे चाहिए बच्चों, कमेंट चाहिए मेरे को, मैं बता रहा हूँ। और इस वीडियो में पूरा लाइक मेरे को 100 चाहिए। बात समझ में आ रहा है? पूरा लाइक 100 लाइक मेरे को चाहिए, पूरा फैला देने का इसको, क्योंकि अगले लेक्चर और एनर्जेटिक होने वाला है बच्चों, और भी खतरनाक मजेदार आने वाला है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates if distance between the plates is D and area of each plate is A. The energy stored in the capacitor in terms of electric field आपको बताना है। So energy stored U is equal to half C V का square। ठीक है जी, ये आपको 2021 में आया हुआ है ना, ये एनसीईआरटी बुक का इसे लिखा है। सो यहाँ पे आपको आ जाएगा हाफ C, मतलब एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय DI। ठीक है, और V का जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, सो E मल्टीप्लाइड बाय D होल स्क्वायर। यहां से एक D तो कट जाएगा, सो हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट A D इनटू E का स्क्वायर। क्या लल्लू सवाल है जी? बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। सो हमने लगभग सारे टाइप का सवाल कर लिए यहाँ पे, असर्शन रीजनिंग कर लिए, मैट्रिक्स सवाल कर लिए, स्टेटमेंट वाला भी कर लिए। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आप देखें तो इस कंडीशन पे C प्राइम जो है वो A इंटू C हो जाता है, दैट मींस ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा रीजन हो गया डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। क्या ये सही बोला? नहीं। डाइलेक्ट्रिक अगर डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी, इस कंडीशन पे अगर देखा जाए तो अगर मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूं तो उस कंडीशन पे बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे तो ई का वैल्यू ये क्या
कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये तो भाई साहब रीजन गलत ही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। दैट मींस ऑप्शन सी जो है वो आपके लिए यहाँ पे करेक्ट नजर आ रहा है मेरे बच्चों। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो है बहुत मजा आया होगा। आप नहीं मजा आया तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। 2 सवाल मैंने दिया हुआ है, इसका इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए बच्चों, चाहिए ही चाहिए। इसका पीडीएफ अगर आप नोट्स जो है, नोट्स अगर पीडीएफ निकालना है तो पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गया लिंक जिसमें तबादल स्लैश और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन रीनीट का जो भी लेक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा, और उसमें बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, है कि नहीं। और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करिए, और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा का पूरा लिंक आपको दिया हुआ रहेगा बच्चों। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। और ये बढ़िया तरीके से मैं आपको यहाँ पे इस सीरीज को करा रहा हूँ। यहाँ पे पैकेज, फुल पैकेज आपको मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पढ़िए। पूरा नीट रीनीट जो भी है आपका पूरा खतरनाक तरीके से आपको बुस्ट होने वाला है, आपको मार्क्स मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।